नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। बहुत ज़्यादा लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि वो कौन सी दवाई इनको हाइपर में खानी है और कौन सी दवाई हाइपो में खानी है। तो मैंने सोचा इसके लिए आज मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो ये वीडियो दोस्तों स्पेशली सिर्फ़ और सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म के बारे में है। मैं एक सेपरेट वीडियो हाइपरथायराइडिज्म का भी बनाने वाला हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को कोई भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न ना हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होता है, कैसे लक्षण अगर आपके अंदर फील हो रहे हैं, कैसे सिम्टम्स यदि आपको दिख रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली अपना टेस्ट जरूर करा के देख लेना चाहिए। और ऐसी कौन सी ऐसी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको आप यूज़ करके अपने थायराइड की बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आप इसे पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिए और बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। साथ में जो बेल आइकन दिया है इसको भी ज़रूर से प्रेस कर दें, ताकि आगे जितने भी हमारे वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म को जानने से पहले हम थोड़ा सा अपनी थायराइड ग्लैंड के बारे में जानते हैं कि ये क्या होती है, कहाँ सिचुएटेड होती है, क्या फंक्शन होता है इसका। तो दोस्तों, यह एक थायराइड ग्लैंड जो है ये एक बटरफ्लाई यानी तितली के आकार की एक ग्लैंड होती है, हमारे गले में पाई जाती है। दोस्तों, आपकी जो नेक है और नेक का ये वाला जो पार्ट है आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपका जो वॉइस बॉक्स है, और इसके बाद जो उसके नीचे जो श्वास नलिका आपकी जो आ रही है, जो कि विंड पाइप है, उसके दोनों तरफ एक ऐसा लोब जैसा जो बना हुआ है दोस्तों, ये पार्ट होता है आपका थायराइड का। इसका आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इस ग्लैंड का, क्योंकि ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड है दोस्तों। आपके शरीर में ये बहुत स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिनका काम होता है हार्मोन का प्रोडक्शन करना। ये हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर जैसे होते हैं, जैसे आपके आपके ऑर्गन में ये जब जाते हैं, आपके ब्लड में जब ये जाते हैं, आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को ये रेगुलेट करते हैं। जैसे आपके मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हो गई, आपकी ग्रोथ हो गई, आपके मूड तक में चेंजेस लाने का दोस्तों इसमें मेजर रोल होता है। तो ये आपकी जो थायराइड ग्लैंड है आपकी बॉडी के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि यदि जो थायराइड का जो सीक्रेशन है, स्पेशली T3 और T4 दोस्तों, जिसको कि बोला जाता है ट्राईआयोडोथायरोक्सिन और थायरोक्सिन, ये दो हार्मोन का जो है सीक्रेशन दोस्तों हमारी ये थायराइड ग्लैंड करती है। और इनको रेगुलेट करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए कि ये ज़रूरत से ज़्यादा ना निकले और ज़रूरत से कम भी ना निकले, इस फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है दोस्तों? TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है दोस्तों, बेसिकली आपका जो ब्रेन है, और ब्रेन के अंदर जो है एक छोटी सी एक ग्लैंड पाई जाती है दोस्तों, जिसको कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। लेकिन उसके फंक्शन को भी रेगुलेट करने का काम आपका हाइपोथैलेमस करता है। आपके ब्रेन का ही एक रीजन होता है जो आपके शरीर को में TSH को दोस्तों रेगुलेट करने का काम करता है। दोस्तों, थायराइड के ये जो सीक्रेशन है इनको रेगुलेट करने का काम करता है। दोस्तों, जब पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन निकलता है तो उसको सिर्फ यही काम होता है कि T3 और T4 के सीक्रेशन को एक बैलेंस में एक मेंटेन करके रखना, ना तो उसको बहुत ज़्यादा होने देना, ना ही उसको बहुत कम होने देना। तो दोस्तों, जब भी अगर हाइपोथायराइडिज्म की सिचुएशन होती है, उसमें क्या होता है कि आपका जो T3 और T4 लेवल है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता है। तो उस सिचुएशन में आपका जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है यानी कि TSH वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो जाके बार बार नॉक कर रहा है कि भाई आपका सिक्रेशन जो है वो कम हो रहा है, आपको बढ़ाना पड़ेगा। बट जो आपकी ग्लैंड है वो तो प्रॉपर फंक्शन कर नहीं रही है, तो उसका जो सिक्रेशन है दोस्तों, ग्लैंड का सिक्रेशन डाउन हो जाता है और TSH जो है वो बढ़ जाता है। तो जब भी आप ब्लड टेस्ट करा के देखते हैं तो उसमें आपको दिखेगा कि TSH लेवल आपका बढ़ा हुआ, और T3 और T4 नॉर्मल रेंज में भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, पर TSH बढ़ा हुआ आपको मिलता है हाइपोथायराइडिज्म के केस में। सिमिलरली जब हाइपरथायराइडिज्म का केस होता है दोस्तों, उसमें आप देखते हैं कि TSH का लेवल तो डाउन हो गया है और T3 और T4 का लेवल बढ़ा हुआ हमें दिखता है।
हमेशा इन T3, T4, TSH में आपको जस्ट अपोजिट सिचुएशन देखनी है कि यदि TSH बड़ा है तो आप समझ लीजिए कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है, और TSH कम है तो आप समझ सकते हैं कि आपको हाइपरथायराइडिज्म हो गया है, अगर T3 और T4 रेस्ट है तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म होने के। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है कि यदि अगर आपको कभी पास्ट में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन हुआ है, स्पेशली बच्चों में अगर हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम आती है या यंग एज के बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो बहुत ज़्यादा इसका कारण होता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ हो दोस्तों। नेक्स्ट जो कारण आता है वो यह है कि अगर यदि आपने किसी तरीके की रेडियोथेरेपी ली है, जैसे बहुत सारे पेशेंटों को दोस्तों हम देखते हैं कि कैंसर या अन्य कारणों की वजह से उनको रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद देखा जाता है कि उनको हाइपोथायराइडिज्म डेवलप होने की कंडीशन बन जाती है दोस्तों। और प्रेगनेंसी का आप सब जानते ही हैं कि प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी महिलाएं दोस्तों इससे सफ़र कर रही होती हैं। तो फ्रेंड्स जो मेन होता है वो होता है आपकी ये सब कारण, और साथ में यदि आपको फैमिली हिस्ट्री है, यह बीमारी दोस्तों फैमिली में भी रन करती है, तो यदि आपको हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है और आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको होने के चांस बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को होता है दोस्तों कि जिनके अंदर जन्म से ही हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन होती है। तो ये सारे जो है कारण हो गए दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म, इन सब के कारण हो सकता है। फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि यदि हाइपोथायराइडिज्म के यदि आपको हो गया है तो उसमें क्या लक्षण, क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। जैसा आप सब जानते ही हैं, सबसे पहले आपका वेट गेन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और नेक्स्ट आता है कि आपका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होगा, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रह सकती है, ये सारी कंडीशंस हो सकती है। नींद ना आना भी दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक इसका लक्षण है, आपको नींद की समस्या आ सकती है, प्रॉपर नींद ना आपको आएगी हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में दोस्तों। इसके अलावा एक और सिम्टम जो कि लॉस ऑफ लिबिडो, यानी कि मेल और फीमेल दोनों में ये पाया जा सकता है कि उनको सेक्स करने की इच्छा में कमी आ जाए दोस्तों, ये थायराइड का मेन एक लक्षण होता है। मतलब उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है बिल्कुल कम हो जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डलनेस फील हो रही है, बहुत ज़्यादा आप फैटिक फील करते हैं, साथ ही साथ यदि आपको जॉइंट पेन, मसल्स में क्रैम्प्स होने शुरू हो गए हैं, आप थोड़ी देर काम करने के बाद थक से जाते हैं, आपको जॉइंट्स में दर्द होता है, बदन दर्द होने लगता है, बाल बहुत ज़्यादा आपके झड़ने लगे हैं, पीरियड्स की इरेगुलरिटी अगर मिल रही है कि या तो आपके पीरियड्स दोस्तों बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या बहुत कम हो रहे हैं, या कहें कि बहुत ज़्यादा स्किप होके आ रहे हैं, तो ऐसी ही इरेगुलरिटी आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आपको मोशन डिस्टर्बेंस मिल रहा है, लाइक कॉन्स्टिपेशन आपको मिल रहा है, बहुत ज़्यादा आपको घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही है, ब्रीथलेसनेस हो रही है, कभी कभी आप ब्रीथलेसनेस फील कर सकते हैं दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा एनीमिक हो रहे हैं। यदि ये सारे सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं तो आप इमीडिएटली जाके अपना ब्लड टेस्ट कराएं, या अपने पास के किसी डॉक्टर से जाके बिल्कुल दोस्तों ज़रूर मिले, थायराइड को चेक कराएं, और आखिर यदि आपको सिचुएशन होने के क्या कारण है आप एक बार चेक करेंगे। अगर आपके थायराइड इश्यूज़ होंगे तो आपके ब्लड टेस्ट में ये आ जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा वाला थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है दोस्तों। ये तो हो गई एडल्ट्स की बात, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों में भी जो है थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, इसकी वजह से उन्हें हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हो जाता है। उनको भी क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं इससे, उनको दोस्तों बच्चों में देखा जाता है कि उनको पुअर ग्रोथ देखने को मिलती है, उनका डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। कई बार बच्चों में डिले डेंटिशन देखा जाता है, उनके दांत जो है दोस्तों बहुत देर से निकलने की समस्या उनको आती है। इवन ग्रोथ डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनकी प्यूबर्टी भी डिले हो जाती है। यदि महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, तो उनको प्यूबर्टी भी दोस्तों लेट से शुरू होती है, ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, और ये सारी सिचुएशन तब होती है तब अगर बच्चों में हाइपोथायराइडिज्म की समस्या हमें देखने को मिलती है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि आपको कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है जो आपके हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन को ना सिर्फ बैलेंस में करेगी जबकि हमेशा के लिए ठीक कर देगी। और आप यदि हाइपोथायराइडिज्म से ग्रसित हैं तो आपको दोस्तों सबसे पहले एक मेडिसिन जो कि हर व्यक्ति को यूज़ करनी चाहिए यदि ये समस्या है, जिसका नाम है दोस्तों आयोडम 1M। आपको आयोडम 1M से अपना ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। इसकी आपको 2 ड्रॉप लेनी है, और वो दो बूंद लेने के बाद दोस्तों 24 घंटे तक अन्य दूसरी कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको आयोडम 1M लेनी है, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग सुबह सुबह के टाइम पे।
इसको दोस्तों महीने में एक ही बार आपको प्रयोग करना है। आयोडम 1 ml, नोट कर लीजिए दोस्तों नाम। और इसको लेने के 24 घंटे के बाद आप जो दूसरी दवाइयाँ हैं वो आप अगले दिन से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों जो अगली हमारी दवाई है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस हाइपोथायराइडिज्म के केस में, वह है दोस्तों थायरोडिनम 30। मैं लगभग हर पेशेंट में ये दवाई ज़रूर देता हूँ और इसके मुझे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। इसका जो डोज रहेगा दोस्तों थायरोडिनम 30 का, वह रहेगा 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद रात को। डायरेक्टली ऑन टंग पे आपको इसको प्रयोग करना है। लगातार आप इसको कम से कम 1 से 1.5 महीने तक लगातार प्रयोग करें। उसके बाद आप अपना टेस्ट करा के देख ली कि कितना डिफरेंस आपको आ रहा है। नेक्स्ट मेडिसिन जो आपको लेनी है दोस्तों वह है कैलकेरिया कार्ब 30। और कैलकेरिया कार्ब अक्सर हम उन लोगों में देते हैं जिनको जो कि थोड़े से मोटे हैं, खासकर महिलाएं की जो कि मोटी हैं और थोड़ी सी चबी हो गई हैं। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से उनका बॉडी वेट बढ़ रहा है दोस्तों, और इनको अनडाइजेस्टिव थिंग्स खाने की डिज़ायर होती है। अनडाइजेस्टिव थिंग्स क्या होती हैं? जैसे कि आपकी चौक हो गई, मिट्टी हो गई। साथ ही साथ इनको अंडे यानी कि एग्स खाने के लिए भी उनकी एक पर्सनल डिज़ायर होती है, उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है इन चीज़ों को खाने की दोस्तों। साथ ही साथ ऐसी महिलाओं को, ऐसे पुरुषों को जो कि थायराइड से ग्रसित हैं और जो कि फैटी हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ भी रहते हैं, तो आपको यूज़ करनी है कैलकेरिया कार्ब। और यदि महिला है उनके पीरियड्स में डिस्टर्बेंस मिल रहा है तो आपको कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में लेना है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात को। दोस्तों जो भी मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ लगातार आपको 1 से 1.5 महीने प्रयोग करना है और इसके बाद जो है आपको अपना टेस्ट कराना है। ऐसा नहीं कि आपने दवाइयाँ ली और 10 दिन बाद ही आपने फिर से ब्लड टेस्ट करा के देख लिया कि हो क्या रहा है। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। दवाइयाँ 101% काम करेंगी। आप जो है थोड़ा सा धैर्य रख के और 1-1.5 महीने आपको लगातार मेडिसिन लेके फिर ही अपना टेस्ट कराना है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ बढ़ते हैं और वह है हमारी CPR। ये हम उन लोगों में देते हैं स्पेशली जो दुबली पतली महिलाएं हैं, इन पे बहुत अच्छा ये काम करती है। जो कि लीन थीन बॉडी जिनकी होती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो, चिड़चिड़ापन हो अपने ही फैमिली मेम्बर्स के लिए दोस्तों, इनमें बहुत ज़्यादा इंडिफरेंस होती है। यानी कि उनको लगता है कि घर के लोग, परिवार के लोग उन पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि ऐसा नेचर पाया जा रहा है किसी महिला में और थायराइड की दिक्कत हो, वहाँ पे दोस्तों CPR स्पेशली बहुत अच्छा काम करती है। आपके थायराइड फंक्शन को बैलेंस करने का काम करती है। अगर दोस्तों थायराइड का फंक्शन लो है तो ये इसको इम्प्रूव करके ओवरऑल आपके थायराइड पर इसका फंक्शन बहुत अच्छा होता है। आप CPR 30 को 2 बूंद सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार प्रयोग करेंगे डायरेक्टली ऑन टंग। दोस्तों वही मैंने बताया कि कम से कम 1-1.5 महीने लेने के बाद फिर से आपको टेस्ट करना है। आप सिम्टम्स दोस्तों मैच कर लीजिएगा। जो भी आपके सिम्टम्स जिस भी दवाई से मैच हो रहे हैं सिर्फ आपको वही दवाई लेनी है। और ड्यूरेशन सबका 1 से 1.5 महीने पहले आपको प्रयोग करनी है, फिर टेस्ट कराना है और फिर आपको देखना है कि कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली दवाई की तरफ, वह है फाइटोलाका 30। और यदि आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आपकी टमी बहुत ज़्यादा बाहर निकल गई है, चाहे वह महिलाएं हैं दोस्तों या पुरुष हो, दोनों में यदि वज़न ज़्यादा हो रहा है, साथ साथ थायराइड की समस्या है, वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करती है। खास करके यदि स्पेशली आप मोटे होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चबी होते जा रहे हैं, उन लोगों पे बहुत अच्छा काम करती है फाइटोलाका डिकेंटर 30। दोस्तों ना सिर्फ ये थायराइड के फंक्शन को रेगुलेट करेगी बल्कि आपके फैट रिडक्शन में भी ये हेल्प करती है। आपके थायराइड लेवल को मेंटेन करने में बहुत अच्छा इसका रोल रहता है। फाइटोलाका डिकेंटर 30, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, सुबह, दोपहर, रात आपको प्रयोग करना है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करेंगे और वह है ब्राइटा कार्ब 30 की। यदि हमने जैसे डिस्कस किया था कि बच्चों में दोस्तों इसकी समस्या हो जाती है हाइपोथायराइडिज्म की, तो उनके लिए कौन सी मेडिसिन है? तो वह है दोस्तों ब्राइटा कार्ब 30। अगर आपके बच्चे हैं और बच्चों में दोस्तों यदि थायराइड के इश्यूज शुरू हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा और मोटे होते जा रहे हैं, चबी होते जा रहे हैं, ब्राइटा कार्ब 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद रात को आप दे सकते हैं। लेकिन यदि बच्चा आपका 10 साल से छोटा है तो आप उसको 1 बूंद सुबह और 1 बूंद रात को डायरेक्टली ऑन टंग पे दे सकते हैं। दोस्तों इसको लंबे समय तक देते रहना है। और साथ में जो मैंने थायरोडिनम बताई है और आयोडम 1 ml बताई है, ये तो सभी लोगों को दोस्तों इस केस में प्रयोग करना है। दोस्तों ये सब दवाइयों से आपको बहुत ही अच्छे और डेफिनेटली 100% रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों नियमित रूप से दवाइयों को लेना है, साथ साथ चेकअप भी कराते रहना है।
ऐसा नहीं कि दोस्तों कुछ दिन आपने प्रयोग किया कुछ दवाइयाँ का और बाद में आपने टेस्ट करा लिया जल्दी से, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा दोस्तों, थोड़ा समय लगता है रिज़ल्ट आने में। इसके साथ साथ आपको एक बात और मैं यहाँ पे विशेष बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो भी उनकी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही हैं, हार्मोनल कोई टैबलेट चल रही है, उसको वो तुरंत बंद कर देते हैं कि अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन पे स्विच कर रहे हैं। तो एलोपैथिक मेडिसिन को अब नहीं लेना है, या दो मेडिसिन दो तरह की पैथी एक साथ नहीं लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। ये बहुत गलत हो जाता है आपके लिए, ये आपको हानि भी पहुंचा सकता है दोस्तों। होम्योपैथिक मेडिसिन आप बेशक शुरू करें, लेकिन कभी भी तुरंत से अपनी पुरानी दवाइयों को बंद ना करें, इसका भी आप विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। आप उन मेडिसिन के साथ बेशक आप होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू कर सकते हैं, और कुछ दिन आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद जब बॉडी में मेडिसिन का एक्शन शुरू हो जाएगा, तब आप लगभग 1 से 1.5 महीने उसके साथ में आप दोस्तों टेस्ट करवाएं, और क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से आप अपनी पुरानी दवाइयों के डोज को बैलेंस में कर सकते हैं। तो पहले आपको एलोपैथिक मेडिसिन का डोज कम करना है, जैसे कि मान लीजिए आप थायरोक्सिन ले रहे हैं, आप 100 mcg या 75 mcg की दवाई ले रहे हैं, तो पहले आप इसको 75 या 50 कर सकते हैं, और 50 के बाद आप 25 पे भी आ सकते हैं दोस्तों। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो एलोपैथिक मेडिसिन है ये उसकी अब ज़रूरत नहीं है, आप उसको पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, दोस्तों तक शेयर भी करें, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को ज़रूर से प्रेस कर दें दोस्तों। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।